हेलो, माई सेल्फ विक्रांत यादव और आज आप देख रहे हैं पॉलीमर का लेक्चर नंबर सेकंड। देखिए, पॉलीमर के जो लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था उसके क्लासिफिकेशन किए थे पॉलीमर का, उसका इंट्रोडक्शन किया था। उसे पढ़ने से पहले आज एक इंट्रोडक्शन और करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। आज हम पढ़ने वाले मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन। इसके अगर बात करें मेथड में भी हमें इसके दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक तो कल बात की थी पॉलीमराइजेशन के, आपके दो मेथड चलते हैं। एक तो आपका चलता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। दूसरा जो आपका होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बात करें एडिशन, इसको तो एक ही स्टेप में अगर बात इसका वेरिएशन करेंगे। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन उसे भी हम फर्दर स्टेप में पढ़ेंगे। एक इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। दूसरा जो पढ़ते हैं वो आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। आयनिक के भी दो वेरिएशन हो जाते हैं। आयनिक का एक तो अगर बात करें कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा होता है एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। एक तो पढ़ने वाले कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखिए होता क्या है, सबसे पहले इनकी मैकेनिज्म पढ़ता है कि पॉलीमराइजेशन होता क्या है। अगर बात करें पॉलीमराइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी मोनोमर यूनिट जुड़कर जो पॉलीमर की जो फॉर्मेशन होती है वो कॉन्सेप्ट किसके थ्रू पढ़ते हैं, पॉलीमराइजेशन के थ्रू पढ़ते हैं। देखिए पॉलीमराइजेशन होता क्यों है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला पढ़ने वाले जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं ए एडिशन पॉलीमराइजेशन। और एडिशन पॉलीमराइजेशन में भी दो पढ़ेंगे, कौन से, तो फ्री रेडिकल और एक कौन सा आयनिक। तो सबसे पहले जो इसमें पढ़ेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है कैसे होता है। एक डिफरेंस ये भी था कि एडिशन और कंडेंसेशन में क्या फर्क था। भाई लास्ट हमने पढ़ा था एडिशन में क्या होता है, कोई भी सेम मोनोमर यूनिट या डिफरेंट मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती हुई चलती है तो बोला जाता है एडिशन। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कंडेंसेशन की अगर बात करें, कंडेंसेशन में क्या है कि सेम या डिफरेंट मोनोमर जुड़ते हुए चलती, साथ में कोई ना कोई यूनिट उसके साथ रिलीज होती, चाहे वाटर मॉलिक्यूल हो, चाहे अमोनिया मॉलिक्यूल या कोई एल्कोहल मॉलिक्यूल साथ में रिमूव होता है। ऐसा पॉलीमराइजेशन क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। जिसमें कोई भी चीज एडिशन कंप्लीट होते हुए चल रही, कोई भी चीज रिमूव ना हो, कौन सा कहलाता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन का पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखना कैसे पढ़ते हैं, उसको करते हैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर। देखना जो पहला वाला पढ़ने वाले फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, ये भी पहले वाला जो टाइप है ए टाइप है फ्री। अगर बात करें एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन उसका जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले ए वो पढ़ने वाले फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखिए होता क्या है, फ्री रेडिकल के आपने पढ़ा होगा, फ्री रेडिकल आपने 11th में चैप्टर जीओसी, उसमें अगर बात करें फ्री रेडिकल किसके थ्रू बनती है, जैसे कि हम हाइड्रोजन के बीच में बात करें, जब होमोलाइटिक क्लेवेज होता है। होमोलाइटिक क्लेवेज कब होता था भाई, ये वाला केस, जब बिल्कुल एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेके जाए। और किस केस में होता था भाई, हाइड्रोजन के बीच में। ये उनमें अगर होमोलाइटिक क्लेवेज मोस्टली उनके बीच में होता है जिनमें बात है कि दोनों दो एटम जुड़े हो और दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस ना हो। और किसकी प्रेजेंस में होता, चाहे वो फोटोकेमिकल टर्म्स बात करें या कोई पेरोक्साइड की बात करें या कोई डाइऑक्सीजन की बात करें, इन केसेस में अगर बात करें हाई इलेक्ट्रिक करंट के वे में बात करें तो कौन सा वो भाई होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। फ्री रेडिकल मतलब जो क्लेवेज होगा, बॉन्ड टूटता है, वो किस वे में टूटेगा, होमोलाइटिक, बिल्कुल। और इससे बनने वाला केस क्या होगा भाई, टू हाइड्रोजन रेडिकल जो फ्री रेडिकल रिमूव होती है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से भी पॉलीमराइजेशन होता है। कौन सा वाला, एडिशन होता है। उसके कुछ स्टेप है। तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक तो स्टेप फर्स्ट अगर बात करें, स्टेप फर्स्ट होता है भाई आपका चैन इनिशिएशन स्टेप। मतलब जब बात की जाए पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है, पॉलीमराइजेशन का मेनली मकसद क्या होता है कि भाई जो छोटी छोटी मोनोमर यूनिट, स्मॉलर मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ते हुए चलती है, बहुत बड़ी लॉन्ग चेन बना लेती है, पॉलीमर जो बना लेती है, प्रोसेस बोला जाता है पॉलीमराइजेशन। अब वो कॉन्सेप्ट शुरू कहां से होता है, उसका पहला स्टेप है चैन इनिशिएशन स्टेप।
इनिशिएशन की बात करें तो इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, शुरुआत किसी चीज की। शुरुआत कैसे होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की जब बात कर रहा है तो इसके लिए चाहिए होता है पेरोक्साइड एजेंट चाहिए होता है। भाई आपको आपके रेडिकल एजेंट चाहिए होता है फ्री रेडिकल, जैसे कि हम ले रहे हैं कोई पेरोक्साइड ले रहे हैं, जैसे कि आप पेरोक्साइड ले रहे हो, पेरोक्साइड जानते हो, पेरोक्साइड की केस में क्या होता है भाई, डाइमर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सेम डाइमर होता है। अगर इसको मैं ले रहा हूं फोटोकेमिकल टर्म्स में, पहले टाइम में एक तो रेडिकल चाहिए, वो कैसे मिलेगी, सबसे पहले इसमें फोटोकेमिकल टर्म्स से क्लीवेज कौन सा होगा भाई, होमोलाइटिक क्लीवेज। ये टूटेगा कैसे भाई, जैसे अगर इसी की मैं बात कर रहा हूं, देखना भाई आर सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल प्लस में क्या टूट जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ रेडिकल, भाई टूट गया दो, क्लियर है। इसमें अगर फर्दर एक स्टेप और हो जाता है, इसमें ये वाली मैकेनिज्म, एक इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाला बॉन्ड क्लीवेज इधर, तब इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग कर जाता है, तो इस पर एक रेडिकल आएगी, इस पर ऑलरेडी एक रेडिकल, बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड। सेम केस इसमें होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन उधर से, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल था, एक रेडिकल इधर से मिली, एक रेडिकल जो इस पे आएगी वो इधर जाएगी, बीच में बॉन्ड बनेगा, दो आर रेडिकल तो निकल जाएगी भाई, एक आर रेडिकल यहां से, एक आर रेडिकल वहां से, साथ में क्या निकल जाएगी 2CO2, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या निकल जाएगी 2CO2। अब हमें ये वाला स्टेप मिलेगा, फ्री रेडिकल जो चैन को इनिशिएट करेगा वो एक एजेंट मिलेगा, और फ्री रेडिकल वाला मिल रहा है जो कि चैन को इनिशिएट करेगा। अब इसी स्टेप से, अगर फर्स्ट जो स्टेप है उसी का केस है, हम इससे रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। आपने कोई पेरोक्साइड लिया फोटोकेमिकल टर्म्स के थ्रू, तो हमें ये रिएजेंट मिल जाता है आर रेडिकल, मेन चाहिए ये होता है, मिल गया। अब ये रिएक्शन को इनिशिएट कैसे करेगा, देखिए मैं ले रहा हूं, जैसे इथीन के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, आपने आर रेडिकल लिया है, इथीन क्या होती है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होती है आपकी इथीन। इसके केस में अगर बात करें भाई आर रेडिकल इस पर अटैक कहां पे करेगा, मेनली अगर कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट वाले केस में, या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने जीओसी में, केस क्या होता है भाई, कोई भी अगर चार्ज वाला जो रेडिकल हो या कैटायन हो या एनायन हो, जैसे मैं बात करूं आर रेडिकल हो या जैसे कि आर पॉजिटिव हो, मतलब कैटायन हो या कोई एनायन हो, ये अटैक वहां करते हैं अपनी, ये वाला अटैक वहां करेगा जिसके पास, अगर मैं बात करूं सिंपल वे में देखना एक बार भाई आर रेडिकल के साथ किस पर अटैक करेगा, जब इसके साथ कोई आर रेडिकल लेके जाएंगे, दोनों के बीच में सेम शेयरिंग होगी, बॉन्ड क्या बनेगा आर सिंगल बॉन्ड आर। या बात करें जैसे कि आर कैटायन, भाई इसको किस पर अटैक करेगा, कोई नेगेटिव स्पीसीज पे करेगा, मतलब हमें इसके साथ क्या चाहिए, कोई नेगेटिव चाहिए, तभी इनके बीच में क्या बॉन्ड बन सकता है, ये वाले टर्म्स आर नेगेटिव हो, ये किसके साथ जाएगा, कोई आर पॉजिटिव वाली टर्म्स पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बनेगा, मतलब ये पता है कि अगर रेडिकल है तो रेडिकल स्पीसीज पर अटैक करेगा, सेम है भाई ये इस पर अटैक कब करेगा, इसको क्या चाहिए, इस पर कोई रेडिकल, और रेडिकल होने के लिए इसमें क्या होगा भाई, बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, इसको रेडिकल चाहिए, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। बॉन्ड टूटने के बाद एक रेडिकल इस पर, एक रेडिकल इस पर, और इनके बीच में एक रेडिकल जो इस पर आएगी, इनके बीच में भी क्या हो जाएगी शेयरिंग, आर और CH2 के बीच में क्या बन जाएगा भाई, एक बॉन्ड बन जाएगा आर CH2, ये बॉन्ड एक टूट गया, रेडिकल रेडिकल बीच में तो बॉन्ड बन गया, साथ में उस पर क्या बनी रह जाएगी, सॉरी रेडिकल इंटरमीडिएट, आपको एक बात है स्पीसीज आपको एक नई स्टेट मिलेगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू मिल रही है, ये आपका स्टेप फर्स्ट है। मतलब अब बात है इथीन की, भाई हम इथीन से हम बना रहे हैं पॉलीथीन, भाई ये तो अगर बात है, सॉरी इथीन तो हमारी क्या है भाई, मोनोमर यूनिट है, इसकी हजारों की संख्या में जब मोनोमर छोटी छोटी यूनिट बनती है तो किसका निर्माण करती है, ये हमारी क्या भाई पॉलीथीन क्या होगी भाई, पॉलीमर यूनिट। छोटी छोटी जब मोनोमर यूनिट जुड़ेगी तो किसकी फॉर्मेशन करेगी, पॉलीमर की। इथीन की मोनोमर यूनिट मतलब स्टार्ट कैसे होती, पॉलीमर पॉलीथीन बनेगा कैसे, किस मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनेगा कैसे, उसके लिए क्या चाहिए, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, कोई एक एजेंट चाहिए होता है, वहां रेडिकल मिला, उसने रिएक्शन की शुरुआत कर दी, भाई एक मोनोमर यूनिट ऐसे जुड़ गई। जैसे बात की जाए, अब स्टेप नंबर सेकंड आता है, देखना इसी में पढ़ते स्टेप सेकंड, ये आपके स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड क्या होता है, रिएक्शन शुरू तो हो चुकी है, अब जितनी भी है, जैसे बात करें एक यूनिट और ले लेता हूं, जैसे भाई एक यूनिट अब ये तो जुड़ गई, जैसे अगली भी भाई एन यूनिट इनकी हजारों की संख्या में होती है, तो किसी भी पॉलीमर में मोनोमर यूनिट हजारों की संख्या में होती है। जैसे अगली कैसे जुड़ेगी भाई, अगर बात की जाए CH2, बस सेम। अब ये वाला जैसे कि रिएक्शन, अब ये जो स्टेप बोला जाता है, ये बोला जाता है प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप का मतलब ग्रोथ रेट करता है किसी भी रिएक्शन की, अगर बात है ग्रोथ, जितनी भी मोनोमर यूनिट कंप्लीट जिसमें जुड़ चुकी होगी, ध्यान से सुनना, इसको देखना भी, सेम काम करेगा भाई, ये रेडिकल पार्टी फिर इस पे कहां अटैक करेगा,
कौन सा इसमें क्लेवेज होगा, होमोलाइटिक क्लेवेज होगा, जुड़ेगा ये आर रेडिकल, इस पे एक रेडिकल, इस पे एक रेडिकल आएगी, बीच में क्या बन जाएगा एक, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड, ये बॉन्ड एक टूट जाएगा, उस पर क्या आ जाएगी रेडिकल, देखना बनेगा क्या आर सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू रेडिकल। क्लियर है चीज ऐसे भाई। अब कितनी यूनिट होगी भाई, माना एक जोड़ के देखिए हमने, इसकी भाई एन यूनिट होगी भाई, हजारों की संख्या में होगी, एक हो सकती है, दो हो सकती है, एन वैल्यू ले सकते हैं, मतलब हमें करना है क्या उसी के साथ भाई इसकी कितनी यूनिट हो सकती है, सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू रेड भाई, इसी के साथ कितनी यूनिट ले रहे हैं भाई, पर मोनोमर यूनिट तो भाई हजारों की संख्या में होती, कितनी ले लें एन सी एच टू सी एच टू। क्लियर है। जुड़ने के बाद बनाएगी क्या भाई वही सेम केस, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और इनके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बॉन्ड, और बॉन्ड बनाने के बाद देखो रिएक्शन को इस साइड लिख रहा हूं, तो बन क्या जाएगा आर सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच टू में दो सी एच टू और जुड़ जाएंगे, और एक सी एच टू पर रेडिकल, और ये कब तक जुड़ती चलेगी, कितने कितने जुड़ते चलेंगे, जितनी वैल्यू कितनी है उसकी एन, दो दो बढ़ते चलेंगे। अब एन वैल्यू 1000 है तो ये कितने भाई, दो की भाई एक एन वैल्यू में दो कार्बन जुड़ रहे हैं, तो मैंने दो कार्बन को ब्रैकेट में ले लिया है। क्लियर है, मतलब इतनी जो इतने ही दो कार्बन की चेन कंटिन्यू चलती रहेगी जितनी कितनी वैल्यू एन, मतलब सारी की सारी मोनोमर यूनिट अब जुड़ चुकी है। क्लियर है चीज भाई, सारी की सारी में सबसे पहले इसमें तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हुई, फिर इसमें सारे बार रिएक्शन को स्टार्ट, मतलब सबसे पहले रेडिकल आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा, इसके बाद रिएक्शन प्रोपगेट कर रही, इंक्रीज हो रही है, जितनी भी मोनोमर यूनिट है, मतलब एन मोनोमर जो यूनिट थी वो सारी जुड़ चुकी है। अब तीसरा जो स्टेप आता है, स्टेप नंबर अगर बात करूं थर्ड, ये होता है रिएक्शन को स्टेबल करने के लिए होता है भाई। कोई भी चार्ज की अगर मैं बात करूं, किसी भी चीज पर चार्ज, भाई ये देखो फ्री रेडिकल है भाई, कोई भी चीज पर चार्ज अगर बात करें, कोई रेडिकल हो या बात करें कोई कैटायन हो, या मतलब इलेक्ट्रोफाइल या कोई न्यूक्लियोफाइल, किसी पर भी कोई चार्ज हो भाई, ये भी एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, किसी भी चीज पर जो चार्ज होता है वो चीज कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। अब बात है पॉलीमर स्टेबल होते हैं, स्टेबल करने के लिए हमें फाइनल स्टेप पर हो जाते हैं, वो कौन से स्टेप है, थर्ड भाई। इसी को देख लो, मैं मिटा रहा हूं, एक बार इसको अच्छे से देख लेना, देखना ये आपका जो प्रोडक्ट बनाता है यहां से लिखना, स्टेप थर्ड को पढ़ने वाले आपको। स्टेप थर्ड में क्या होता है, रिएक्शन को वैसे फाइनली, अब स्टेप थर्ड में अगर बात करें, चार तरीके से क्या होती है स्टेबल हो सकती है, चार तरीके से इसे बंद कर सकते हैं, इसे न्यूट्रल करना है, वो तरीके उसके चार है। पहला जो तरीका वो है कपलिंग। कपलिंग जो तरीका है, इसमें क्या करते हैं, इसके दो प्रोडक्ट लेते हैं भाई, एक प्रोडक्ट बन गया, दोबारा से स्टेप कराते हैं, ऐसे दो प्रोडक्ट जब मिल जाएंगे भाई, दो मोनोमर यूनिट ऐसी दो बन चुकी, सेम यूनिट ऐसी हम यहीं से ले रहे हैं, सेम इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, CH2 रेडिकल CH2 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 भाई, यही पढ़ रहे हैं, यही चल रहा है, सेम इसकी दो यूनिट होगी, ये ना सेम अगर बात की जाए और कुछ रह तो नहीं है, देख लेना एक चीज हो रही है, बस इसको ऐसे पलट के लिखा है। इसकी जब दो प्रोडक्ट हम ले लेंगे, इन दोनों के बीच में आपस में क्या करा देंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका आपस में क्या हो जाएगी कपलिंग, और इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, बस रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, न्यूट्रल हो गई, ये पॉलीमर कैसा हो गया, स्टेबल। और ये जो बोला जाता है लास्ट स्टेप है चैन टर्मिनेशन स्टेप बोला जाता है। टर्मिनेशन आप जानते हो किसी चीज को फिनिश करते हैं, टर्मिनेशन स्टेप, रिएक्शन को टर्मिनेट मतलब खत्म कर रहा है, फाइनल स्टेप स्टेबल कर दी। ये पहला तरीका था उसका, चैन टर्मिनेट स्टेप का जो पहला एक तरीका एक वे है वो है कपलिंग। दूसरा इसका जो वे होता है, सेकंड वे वो है डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन की अगर बात करें, डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, ये केस इंपॉर्टेंट है, देखना जो आपका फाइनल लास्ट में जो प्रोडक्ट बच रहा था उसी केस में भाई, आपका लास्ट ये प्रोडक्ट बना था उसमें सेकंड स्टेप में, एक तरीके से तो कपलिंग के तरीके से होगा, दूसरे तरीके से क्या होगा, इसी के हम दो प्रोडक्ट ले रहे हैं, सेम वही दोबारा लेंगे सेम, इसी के हम दो प्रोडक्ट, ये ले रहे हैं भाई वापस से, इसी के दो प्रोडक्ट लेने हैं। इसमें अगर डिस्प्रोपोर्शनल कैसे होगा, यहाँ पे जो भी इसके रेस्पेक्ट में जो अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब रेडिकल के जस्ट वाला जो कार्बन है, यहाँ पे CH2 है, मैं एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख देता हूं साइड में, CH2 था एक हाइड्रोजन को ऊपर लिख दिया। फ्री रेडिकल में स्टेप क्या होता है, इसमें एक ऐसा रिएजेंट यूज करते हैं, इसमें होमोलाइटिक क्लेवेज हो जाता है अल्फा पोजीशन पर, यहां से निकलेगा क्या, इस बॉन्ड के टूटने के बाद होमोलाइटिक तरीके से टूटेगा, इस पे भी एक रेडिकल और इस पे भी क्या हो जाएगी, रेडिकल बन जाएगी, ये दोनों आपस में शेयरिंग करके क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड के बाद देखना यहाँ पे कौन सा बॉन्ड, भाई सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब जो रेडिकल बची है
ये दूसरी वायरलेस रेडिकल, यहाँ पे भी हाइड्रोजन रेडिकल, और ये दोनों आपस में शेयरिंग करके क्या बना लेंगे, यहाँ पे CH2 था, दोनों आपस में बीच में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के क्या हो जाएगा CH3। एक तो एल्केन की और एक एल्कीन की फॉर्मेशन, एल्कीन और एल्केन की फॉर्मेशन किसके थ्रू हो जाती है, डिस्प्रपोर्शनेशन मेथड के थ्रू होती है। ये दूसरा मेथड। तीसरा मेथड जो बात की जाए, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, देखना भाई, चार्ज ट्रांसफर की अगर बात करें, चार्ज ट्रांसफर के केस में क्या होता है देखना भाई, चेन ट्रांसफर, सॉरी चार्ज ट्रांसफर नहीं, चेन ट्रांसफर। चेन ट्रांसफर के केस में क्या होता है, वही आपका जैसे अभी प्रोडक्ट बना था, बात की जाए, ये आपका जो फाइनल चल रहा था प्रोडक्ट, यही चल रहा था इस केस में, सेकंड स्टेप से जो मिल रहा था उसी का तीसरा जो स्टेप है, जो चेन टर्मिनेशन का तीसरा जो अगर तरीका है, तीसरा जो वे है, वो है चेन ट्रांसफर स्टेप। अगर बात की जाए इसमें क्या होता है, इसमें किसी एक ऐसे, अगर बात करें चेन ट्रांसफर में एक ऐसा रिएजेंट लेते हैं, चेन ट्रांसफर एजेंट बोला जाता है, जिसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, वहां से हाइड्रोजन रेडिकल वाला कहां जुड़ जाता है, देखना इसी रिएक्शन में, यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, देखना मैं इसी में प्रोडक्ट बना देता हूं, इसी चीज में टूटने के बाद एक तो रेडिकल इस पर, एक रेडिकल किस पर, इस पर, ये कहां के जुड़ जाएगा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक उसके पास, ये दोनों बॉन्ड बना के यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई RCH3 निकल के जाएगा, वहां से रेडिकल वापस से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और रिएक्शन क्या होगी ये देखना, वापस से न्यूट्रल होगी, न्यूट्रल होगी तो मतलब कैसी हो जाती है, स्टेबल होगी। क्लियर। तीसरा स्टेप है चेन टर्मिनेशन का। चौथा एक और मेथड है, ये चारों मेथड पढ़ रहे हैं आपने, पहला जो मेथड पढ़ा कौन सा, कपलिंग, दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन, तीसरा आपने पढ़ा चेन ट्रांसफर, चौथा है इनहिबिटर। चौथा जो अगर मेथड है इनहिबिटर, इनहिबिटर क्या होते हैं, बस वो कुछ नहीं करते, जहां पे भी रेडिकल होती है वहां पे जाके चिपक जाते हैं और रिएक्शन को न्यूट्रल कर देते हैं और स्टेबल बना देते हैं, बस इतना। जैसे कि एग्जांपल में आता तो आपका नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन क्या होती है आपने देखी होगी, नाइट्रोबेंजीन NO2 वाली नाइट्रोबेंजीन जो होती है, तो ये चेन इनहिबिटर रिएजेंट एजेंट के तौर पे काम करती है। तो ये स्टेप हमने जो सबसे पहले पढ़े किसके, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन के। सबसे पहला जो स्टेप पढ़ा था आपने इनिशिएशन स्टेप, रिएक्शन स्टार्ट हुई थी। दूसरा आपने जो स्टेप पढ़ा कौन सा, अगर बात है चेन प्रोपगेशन, जिसमें जितनी भी मोनोमर यूनिट जुड़ के सारी प्रोपगेट हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी, सारी जुड़ चुकी। तीसरा जो स्टेप पढ़ा चेन टर्मिनेशन स्टेप, उसमें रिएक्शन को न्यूट्रल करते हैं और स्टेबल करते हैं। और स्टेबल करने के आपने चार तरीके पढ़े, पहला कपलिंग पढ़ा, दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन, तीसरा जो मेथड चेन ट्रांसफर, और चौथा कौन सा पढ़ा आपने, इनहिबिटर पढ़ा। क्लियर है चीज। उसके बाद आपने एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो पहला ए पोर्शन था फ्री रेडिकल, दूसरा इसके अलावा बी पार्ट जो इसका पढ़ा था कौन सा, आयनिक। शुरू में स्टार्ट पॉइंट पर वापस देख सकते हो। दूसरा जो एडिशन है बी टाइप है जो इसका, आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसके भी दो केस चलते हैं, एक तो कैटाइनिक और एक कौन सा चलता है, एनायनिक। सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं कैटाइनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। कैटाइनिक में क्या होता है, एक एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, मतलब एसिड के रिएक्शन की अगर बात करो, देखना एसिड कैटालाइज की मीनिंग देखो, इसको मैं यहीं से ऊपर से शुरू करता हूं। अगर बात करें कैटाइनिक एडिशन के केस में क्या होता है, सबसे पहले ये भी 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप जो फर्स्ट होता है वही सेम आपने पिछले वाले, स्टेप फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका चेन इनिशिएशन स्टेप। देखना इसमें जो चेन इनिशिएशन स्टेप में जो सबसे पहले किया तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड या लिविस एसिड की हम यूज करते हैं, और वो काम करता है जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड ले रहे हैं, तो ये कैसे टूटता है, एक HF ऐसे ब्रेक होता है। यहाँ पे जो एसिड का प्रोटॉन है H+, इसे प्रोटॉन भी बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है किसी अटैकिंग स्पीसीज के लिए। और पढ़ क्या रहे हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के केस में अगर बात है, पॉलीमराइजेशन का एक दूसरा मेथड ये भी है, अगर हाइड्रोजन प्लस को मैं ले रहा हूं, जैसे इथीन लिया, सॉरी मैंने, इथीन के केस में कैसे जुड़ेगा भाई, रिएक्शन को सबसे पहले चेन इनिशिएट होगी भाई, एक मोनोमर यूनिट सबसे पहले प्रोटॉन से कैसे अटैक करेगी, ये करेगा क्या काम, ये किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल आपको देखा था पॉजिटिव चार्ज वाले जो पढ़ाया हो 11th में, इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। ये इस पर अटैक कहां करेगा, हमें पता पॉजिटिव चार्ज वाले अटैक वहां करते हैं जहां नेगेटिव चार्ज हो। अब इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कहां होगा भाई, दोनों साइड सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम, हम कहीं एक साइड क्या करा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं। इस पर अगर इसे ब्रेक करते हैं तो फाइनली इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, उस पर पॉजिटिव, ये कहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक कर जाएगा। बनेगा क्या, सबसे पहले स्टेप में भाई ये CH2 था एक प्लस, और ये क्या हो गया अब जुड़ के CH3 CH2।
पहले स्टेप में कार्बोकैटायन की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बोकैटायन बन चुका है। अब देखना स्टेप सेकंड में क्या होगा। देखो मैं स्टेप यहां लिख देता, चलो इसी के नीचे कर देता हूं। जो पहले स्टेप में जो बना है, दूसरा जो स्टेप होगा स्टेप सेकंड, जो आपका वही सेम चेन प्रोपेगेशन स्टेप। देखिए इस स्टेप में बात है तो शुरुआत हो चुकी है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अब जितनी भी मोनोमर यूनिट है, जैसे कि सबसे पहले मोनोमर यूनिट हम कौन रहे भाई, इथीन की बात कर रहे थे, वही चल रही थी इथीन हमारी। इथीन को अगर बना रहे पॉलीथीन बनाएंगे तो CH3 जो बना आपका ये CH2। दूसरी जैसे अगली वाली यूनिट कैसे जुड़ेगी, बहुत सारी हजारों की संख्या में होती है इथीन की यूनिट पॉलीमर बनने के थ्रू। अब इस पे सेम वही काम करेगी, इसके लिए क्या चाहिए, प्लस है माइनस पे अटैक करेगा, माइनस के लिए क्या चाहिए, ये वाला केस होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड सेम है, इधर प्लस ले, क्योंकि ये कहां पे अटैक करेगा, माइनस। यहां माइनस आएगा तो ये प्लस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे भाई, ये यहां पे माइनस आएगा, यहां पे अटैक हो जाएगा, उस पर क्या चला जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, वही CH3 CH2 CH2। क्लियर है। अब माना भाई ये तो एक धीरे धीरे से जुड़ना, इतनी कितनी मोनोमर यूनिट है, N भाई, आपको जोड़ते हुए चलना कंटिन्यू। CH2 आपका जो बना है CH2 पॉजिटिव, कितनी यूनिट है, N ले लेते भाई, N होगी, क्योंकि हमें पता है किसी भी पॉलीमर में कितनी यूनिट होगी, N होगी, हजारों की संख्या में होती, कह नहीं सकते उसकी कितनी वैल्यू मान लेते N। सेम वही काम, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे सॉरी माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, वही जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा देखना, CH3 CH2 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 और CH2 पॉजिटिव। कितने कार्बन बार बार जुड़ेंगे, जितनी n वैल्यू, तो एक n वैल्यू के अगर n की वैल्यू में एक लेते हो, कितने कार्बन जुड़ेंगे बार बार, दो जुड़ेंगे, कितनी अब संख्या ले रहे हैं, तो कुछ नहीं करते, कितने हुए जुड़ते हुए चलेंगे, जितनी वैल्यू क्या है n लगा देते ब्रैकेट करके भाई। आज अगर यहाँ पे 10 वैल्यू है तो 10 वैल्यू, तो यहाँ कितने कार्बन जुड़ जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो ऐसे ये स्टेप है, n वैल्यू तक जुड़ जाएंगे। लास्ट में बात वापस से आती है, सारी मोनोमर यूनिट थी वो जुड़ चुकी है। अब होगा क्या भाई, हमें सिंपल पता है रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन स्टेबल होने के लिए यहां से चार्ज का हटना आवश्यक है, वो हटे। चार्ज को हटाने के लिए हम क्या पढ़ेंगे भाई, चैन टर्मिनेशन स्टेप। भाई चार्ज को हटाने के लिए कौन सी चीज पढ़ेंगे, चैन टर्मिनेशन स्टेप। देखना भाई चैन टर्मिनेशन में क्या होगा, इसमें तीसरा जो स्टेप है चैन टर्मिनेशन स्टेप, चैन टर्मिनेशन स्टेप। भाई आपको पता चैन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है भाई, रिएक्शन में चार्ज हटेगा तो इसमें हटाने के लिए एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इसमें क्या होता है, कोई भी जो आपने शुरू में लिया था, आपने क्या लिया था भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, जहां से न्यूक्लियोफाइल रिमूव होता है। वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस रिएक्शन जो आपका बनने वाला जो प्रोडक्ट अभी बना है, क्या बना है, CH2 आपका जो पॉलीमर चेन जो बनी हुई है, n वैल्यू साथ में क्या भी CH2 यहाँ पे इसके कार्बोकैटायन के अल्फा पोजीशन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन को साइड में लिख देता हूं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो साथ में जो एक इलेक्ट्रोफाइल है इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं, ये H प्लस के रूप में बाहर, वो H माइनस, F माइनस से भी क्या निकल जाएगा, यहाँ से भी H अब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। साथ में यहाँ पे जहां से प्लस टूट के गया, छोड़ के क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आपस में बीच में प्लस माइनस के बीच में क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्कीन की, और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल, और क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। तो ये चैन इनिशिएशन स्टेप है किसके लिए भाई, आयनिक एडिशन के लिए। अब एक लास्ट एडिशन और बचा आपका, कौन सा भाई, एनायनिक। देखो तीसरा जो एडिशन बचा आपका, एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखना भाई इसमें क्या होता है, एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में पिछले वाली जो आपने कैटायनिक पढ़ी थी वो किसकी थी, एसिड कैटलाइज थी, एसिड की प्रेजेंस में। इसके लिए क्या चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा। ये भी वही 3 स्टेप में होती। पहला स्टेप क्या होगा, चैन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या चाहिए, कोई बेस चाहिए होगा, बेस वही वापस से जैसे बेस है, इसके लिए क्या चाहिए हमें भाई, जैसे इथीन का अगर पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो उसके साथ अटैक कहां करेगा भाई, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड सेम है, जैसे कि यहां हो गया तो ये कहां पर अटैक करेगा, प्लस वाले पे। दूसरे साइड क्या चला जाएगा, माइनस। जुड़ने के बाद क्या बनेगा देखना, बी बेस यहाँ पे जुड़ गया और क्या बना देगा। पिछले वाले में फॉर्मेशन किसकी हुई थी भाई, कैटायनिक में तो फॉर्मेशन हुई थी कार्बोकैटायन की, एनायनिक में किसकी फॉर्मेशन होगी भाई, फॉर्मेशन होगी कार्बो एनायन की फॉर्मेशन होगी। दूसरा जो स्टेप है, ये तो भाई चैन अब रिएक्शन शुरू हो चुकी है। स्टेप जो सेकंड में पढ़ेंगे वो दूसरा भाई आपका चैन प्रोपेगेशन स्टेप। देखना इस स्टेप में क्या होगा भाई, जितनी भी अगर बात करें दूसरी ऐसे पे कंटिन्यू जुड़ती हुई चलेगी, मतलब निग्रेट भाई वास्तव में अगर चैन माइग्रेट मतलब बात करें इंक्रीमेंट पे जाएगी, चैन बढ़ेगी, मतलब मोनोमर सारी यूनिट जुड़ेगी किस स्टेप में, प्रोपेगेशन में। जैसे आपका बनने वाला प्रोडक्ट वो था भाई
जैसे अगली यूनिट कैसे जुड़ेगी भाई, बात की जाए सेम, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक वहां करेगा जहां पर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब होगा, जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहां हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या पॉजिटिव बनने के बाद क्या होगा, फिर नेगेटिव यहाँ पे कर जाएगा CH2। क्लियर है भाई। ऐसी कब तक जुड़ेगा, जब तक इसकी कितनी वैल्यू ना जुड़ जाए, एन। भाई वो आपका जो बना है हमें उसकी एन वैल्यू ले लेनी है साथ में, ये तो आपका बन चुका है। और कब तक जोड़ेंगे, जब तक इसकी कितनी वैल्यू ना आ जाए, एन वैल्यू ना आ जाए। तो सारी वैल्यू जुड़ेगी पर प्रोपगेशन में जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक सारी की सारी मोनोमर यूनिट जुड़ ना जाए। तो जुड़ने के बाद वापिस से ये इस पर अटैक हुई, अगली वाली पे, जब तक कब तक अटैक करता है, दो कार्बन एक मोनोमर यूनिट से जुड़ते रहेंगे। कोई लास्ट में एन वैल्यू लगा देंगे, देखना CH2 दो कार्बन बढ़ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। और ये वाली बात हम कितनी लगा देंगे, कोई भी दो कार्बन पे एन लगा देंगे। भाई ये कितने कार्बन बार बार बढ़ते जाएंगे, जितनी एन वैल्यू, एक एन वैल्यू पर कितने कार्बन बढ़ेंगे, दो कार्बन, क्योंकि दो कार्बन एक यूनिट से बढ़ रहे हैं। क्लियर है। अब लास्ट में वही चार्ज आ गया, चार्ज को स्टेबल करने के लिए रिएक्शन को क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। थर्ड स्टेप कौन सा आएगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप। स्टेप थर्ड की जो मैं बात करूं वो कौन सा भैया, आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें कुछ नहीं, जो बना आपका प्रोडक्ट जो बना, देखना भाई, ये जो इसकी एन यूनिट चल रही थी, इसमें क्या होता है भाई, चेन टर्मिनेशन में, इसमें चेन टर्मिनेशन में प्रोटॉन का ट्रांसफर कराते हैं। प्रोटॉन का ट्रांसफर मतलब H+ का ट्रांसफर। H+ का ट्रांसफर कराएंगे तो हमें पता है H+ कहां जाके जुड़ेगा, डेफिनेटली वहां पे CH2 नेगेटिव वहां जुड़ के क्या हो जाएगा, ये CH3 और न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि प्लस था और माइनस था, और रिएक्शन क्या होगी, न्यूट्रल होगी, और प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। मैं एक बार दोबारा से इस चार्ट में, जो इस चार्ट के एक बार व्यू को आपको दिखा देता हूं, देखना जो अभी तक आपने पढ़ा है। अभी क्या पढ़ा आपने, जल्दी से फॉरवर्ड तरीके से। अभी सबसे पहले आपने पढ़ा जो मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन, आप बोलते रहूंगा, आप सुनते रहे। मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आपने दो मेथड पढ़े, एक तो एडिशन और दूसरा कौन सा पढ़ा आपने, कंडेंसेशन। भाई कंडेंसेशन आपने पढ़ा, एडिशन के लिए आपने दो फॉर्मेट पढ़े, एक तो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा आपने क्या पढ़ा, आयनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। आयनिक के भी दो केस पढ़े, आयनिक के तो कैटायनिक और एक कौन सा, एनायनिक। कैटायनिक में एसिड की प्रेजेंस में हो रहा था, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या लुईस एसिड, इसलिए इसको एसिड कैटलाइज रिएक्शन या एसिड कैटलाइज पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इस वाले को एनायनिक के बेस की प्रेजेंस में इसको बेस कैटलाइज रिएक्शंस भी बोलते हैं, बेस कैटलाइज पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। क्लियर है। फ्री रेडिकल के तीन स्टेप ही हुए थे, पहला चेन इनिशिएशन, दूसरा आपने पढ़ा चेन प्रोपगेशन, तीसरा स्टेप चेन टर्मिनेशन। और टर्मिनेशन भी तीन स्टेप में, अगर तीन तरीके से उसको क्या हुआ था, न्यूट्रल करे थे। सॉरी, चार तरीके से। पहला आपका जो कौन सा था, कपलिंग, दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन, तीसरा आपने जो पढ़ा चेन ट्रांसफर था, और चौथा आपका कौन सा था, इनहिबिटर था। इसमें एक स्टेप में कंप्लीट हो गया था। कंप्लीट किसने किया था, कंप्लीट लास्ट में जो आपका न्यूक्लियोफाइल था एसिडिक रेस्पेक्ट में, वो लास्ट में अल्फा पोजीशन वाले हाइड्रोजन को निकालकर एल्कीन की फॉर्मेशन करके रिएक्शन को रोक देता है, न्यूट्रल कर देता है, स्टेबल कर देता है। इसमें बेस वाले में एक लास्ट वाले स्टेप में किसका कर देते हैं, प्रोटॉन का ट्रांसफर, मतलब H+ का ट्रांसफर, वो कार्बन एनायन पर जाकर जुड़ जाता है और रिएक्शन को कैसे कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। तो इन तरीके से भाई क्या होता है, आपका पॉलीमराइजेशन होता है। मतलब रिएक्शन मोनोमर जुड़ने की तरीके हैं। अगर कोई एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, बेस की प्रेजेंस में, या कोई फ्री रेडिकल रिएजेंट की प्रेजेंट में, बनाने वाला कोई एजेंट है उसकी प्रेजेंस में, ऐसे ऐसे भी क्या होता है, आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। दूसरे वाला क्या भाई, आपका कंडेंसेशन, उसे देखते हैं। वैसे कंडेंसेशन के बारे में आपको ज्यादा, जैसे कि आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ आपकी यूनिट में, लेकिन बात करें होता क्या है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। देखना, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कल आपने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल भी पढ़ा था। इसके लास्ट मैकेनिज्म आपके ज्यादा नहीं चलती, लेकिन बात है जैसे कि आपने लिया था पिछले एग्जांपल में, आपने टर्थेलिक एसिड लिया था। टर्थेलिक एसिड ऐसे लिया था भाई, ये होता आपका टर्थेलिक एसिड, और साथ में आपने लिया था इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ऐसी भाई इनकी बहुत सारी यूनिट होगी भाई। आप अगर बात कीजिए सेम, अब इनमें एक मोनोमर यूनिट तो ये है, एक मोनोमर यूनिट ये है। अगर दोनों कोई पॉलीमर बनने में, मतलब जब पॉलीमर आपस में मोनोमर आपस में जुड़ते हैं उसको पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अगर सेम पॉलीमर आपस में जुड़ रहे हैं, बस सेम मोनोमर यूनिट सॉरी आपस में अगर जुड़ती है तो अगर बात है सॉरी होमोपॉलीमर बोला जाता है या होमोपॉलीमराइजेशन। अगर डिफरेंट पॉलीमर यूनिट आपस में जुड़ती है, सॉरी मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती है, उसको हेटेरोपॉलीमराइजेशन बोलते हैं या कोपॉलीमराइजेशन बोलते हैं।
क्लियर थी ये चीज। इसमें होता क्या, एडिशन में क्या होता है, बस सिर्फ मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ी हुई चलती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जुड़ने के साथ साथ कोई ना कोई मॉलिक्यूल रिमूव होता है। भाई इसमें अगर बात की जाए, एक अगर टर्फेलिक एसिड का मॉलिक्यूल ये है, भाई यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बिहेवियर करता है, यहां से निकालेगा H+। तो यहाँ पे अल्कोहल जैसे बेसिक, अगर एक एसिडिक तो एक बेसिक बिहेवियर करेगा, एक H+ तो एक OH- निकालेगा, जुड़ने आपस में जुड़ेंगे भाई। इथाइलिन ग्लाइकोल है OH, अगली यूनिट मतलब टर्फेलिक एसिड की, ऐसे हजारों यूनिट होगी, एक यूनिट इसकी आएगी, फिर एक यूनिट इसकी, फिर इसकी वापस से फिर इथाइलिन, ऐसे कंटिन्यू जब तक चलती रहेगी, जब तक इनकी वैल्यू क्या ना हो जाए, दोनों की n यूनिट ना जुड़ जाए। तो ये जुड़ेगी भाई अगली, ये इथाइलिन ग्लाइकोल अगले वाले जो इसके बाद जो टर्फेलिक एसिड आएगा उसका क्या निकाल रही है भाई, H+ निकाल रही है भाई। इसका H, ये H किसी पिछले वाली इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ जा रहा होगा, निकलने के बाद उससे जुड़ेगा भी भाई, जुड़ने के बाद H तो उसके साथ गया, ऑक्सीजन, ये आपका टर्फेलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन H+ निकल गया, OH- गया, क्या निकल गया, H2 हो गया, दोनों निकल के, ऑक्सीजन डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा, CH2, ये CH2 और ये OH किसी अगले वाले टर्फेलिक एसिड के H के साथ रिमूव, और डायरेक्ट क्या छोड़, और कब तक ये जुड़ते चलेंगे, जब तक इनकी वैल्यू क्या ना हो जाए, n ना हो जाए। साथ के साथ अब इससे निकला क्या है, उतनी क्वांटिटी n इसके लिए, तो n साथ में क्या निकल जाता है, N2। ये टेरिलिन या इसको डेक्रोन बोलते हैं, पॉलीमर इंपॉर्टेंट है तो ये बनता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जिसमें पॉलिएस्टर भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर कंडेंसेशन में साथ में साथ कोई ना कोई मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, तो बस ये कंडेंसेशन का प्रोसेस है। और इसके अच्छे बारे में बहुत से ऐसे पॉलीमर है तुम पढ़ेंगे जो कॉमर्शियल आपके यूजेज अगले लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका को अगर बात है पॉलीमर चैप्टर का, तो इसको अच्छे से एक बार वीडियो को रिवाइज करके एक बार अच्छे से दोबारा देख ले और अच्छे से पढ़े। मिलते हैं अगले लेक्चर में।